जो हमारे जजेस होते हैं, जो कोर्ट होती है, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जिनको हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहते हैं, वो लोग लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, लॉ के। अब कोर्ट में तरह तरह के मैटर आते हैं, टेक्निकल मैटर आते हैं, साइंस के मैटर आते हैं, कोर्ट में फिंगरप्रिंट के मैटर आते हैं, कोर्ट में हैंड राइटिंग के मैटर आते हैं, कोर्ट में डॉक्टर से रिलेटेड बैलिस्टिक के मैटर आते हैं। तब होता क्या है कि जब कोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स आते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो जजेस होते हैं, वैसे तो वो लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये कहा जाता है कि जब कोई टेक्निकल मैटर आए तो वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जज साहब हैं, वो उस मैटर को क्या करें, रेफ़र कर दें एक्सपर्ट्स को। एक्सपर्ट्स को रेफ़र कर दें कि आप इस पे पहले ओपिनियन दीजिए, ओपिनियन के बाद तब हम इस पर कोई डिसीजन लेंगे। तो जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 45। देखिए, जो एक्सपर्ट्स है, ये किसी भी सेक्शन में एक्सपर्ट्स को डिफाइन नहीं किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी भी सेक्शन में एक्सपर्ट्स को डिफाइन नहीं किया गया है हु इज़ एक्सपर्ट। सेक्शन नंबर 45 केवल ये बताता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ओपिनियन देते हैं, उनकी ओपिनियन की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है। देखिए, हम लोग के इंडियन एविडेंस एक्ट में दो प्रकार के लोग कोर्ट में आते हैं एविडेंस देने के लिए। काशीलाल जी म्यूट करिए, काशीलाल जी म्यूट करिए, और सभी लोग अपने मोबाइल को बीच बीच में चेक कर लिया करिए। देखिए, दो लोग सर कोर्ट, वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। क्या दिक्कत है? क्लियर है सर आपकी आवाज। आ तो रही है पूजा। देखिए, कोर्ट में दो तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं फॉर्मल विटनेसेस, औपचारिक साक्षी। एक आते हैं इनफॉर्मल विटनेसेस, जिसको कहते हैं अनौपचारिक साक्षी। देखो, जो फॉर्मल विटनेसेस होता है, उस विटनेसेस को कहते हैं जिसने अक्रेंस को देखा है, घटना को देखा है, घटना को सुना है, घटना के बारे में जानकारी है उसके पास, चाहे आंखों से देखा हो, चाहे कानों से सुना हो, चाहे उसको अपने इंद्रियों से आभास किया हो। तो वो व्यक्ति जब कोर्ट में अपीयर होता है तो वो कोर्ट में क्या करता है कि अपने बयान को दर्ज कराते, स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड कराता है। जो उसका स्टेटमेंट होता है वो फैक्ट्स का होता है, तथ्य का होता है। देखिए रामेंद्र जी, बहुत ध्यान से सुनिए, साकार जो लोग नए स्टूडेंट हैं सब लोग, कोर्ट में दो तरह के विटनेसेस आते हैं। पहला होता है जो अपने आँखों से, कानों से, नाकों से, हाथों से, किसी भी आर्गन से या तो किसी चीज़ को छुआ है, देखा है, समझा है, उसको हम लोग कहते हैं आई विटनेसेस, चश्मदीद गवाह। वो कोर्ट में अपीयर होता है तो फैक्ट्स के बारे में अपना ओपिनियन देता है कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या जाना। दूसरे होते हैं इनफॉर्मल विटनेसेस, इनफॉर्मल विटनेसेस, अनौपचारिक साक्षी। इनफॉर्मल विटनेसेस क्या होता है? जिसने न तो कुछ देखा है, न तो कुछ सुना है, न तो कुछ जाना है, बल्कि वो अपने क्या करता है, स्पेसिफिक नॉलेज से उस इंसिडेंट पर, उस अकरेंस पर, उस मैटर पर ओपिनियन देता है। जैसे डॉक्टर, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर ने मर्डर होते देखा, मरते हुए देखा? नहीं देखा, कुछ भी उसको नहीं मालूम। उसके सामने जो रखा है डेड बॉडी, वो भी तो कुछ नहीं बोल सकता कि मुझे किसने मारा, मैं कैसे मरा। तो वो जो एक्सपर्ट्स होता है पोस्टमार्टम करने वाला, वो अपने स्पेसिफिक नॉलेज से कॉज ऑफ डेथ को खोजता है, मृत्यु के कारण को खोजता है, किन कारणों से इसकी मृत्यु हुई, और वो अपनी ओपिनियन दे देता है कोर्ट को कि जो मेरे सामने डेड बॉडी आई है, वो डेड बॉडी जो आई हुई है किस कारण से उसकी डेथ हुई, उसने दे दिया। बैलिस्टिक, औजार विशेषज्ञ, उसके सामने कोई भी औजार भेजा जाता है, पिस्टल भेजा जाता है, चाकू भेजा जाता है, वो तो और भी खराब स्थिति में, डेड बॉडी तो उसको समझ में आ रही है, वो तो अब पिस्टल भेज दिया गया और ये कहा गया
कि इस पर आप ये बताइए कि किसके हाथों के निशान हैं, और जिसको एक्यूज़ बनाया गया उसके हाथों के निशान से इसका कोरोबरेशन भी करना है। तो वो लोग क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, विशिष्ट नॉलेज से इस बात की ओपिनियन देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट्स ओपिनियन। और ये होते हैं क्या, इनफॉर्मल विटनेसेस। दो तरह के हैं, इशू समझ में आ रहा है? दो तरह के हैं, पहला है फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल केवल फैक्ट्स को बताता है, जो देखा जो सुना। इनफॉर्मल स्पेसिफिक नॉलेज के बेसिस पर बताता है। अब आता है कि जो इनफॉर्मल होते हैं, जो अपने स्पेसिफिक नॉलेज से किसी चीज़ को बताते हैं, वो होते कौन हैं? एक्सपर्ट्स कहते किसको है? एक्सपर्ट्स किसको कहते हैं? स्पेसिफिक नॉलेज कौन रखे रहता है? तो देखो, जब इंडियन एविडेंस एक्ट बना था 1872 में, उस समय जो एक्सपर्ट्स लोग होते थे सब होते थे एक्सपीरियंस होल्डर, अनुभवधारी। और ये जो एक्सपर्ट्स होते थे, इनकी जो पोस्ट होती थी, इनका जो क्रियाकलाप होता था, काम होता था, ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिक। लोहार, बढ़ई, कारपेंटर, ठीक है ना, और दाई। जो 1872 में जब हम लोग के 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट बना, तो जो बच्चे पैदा होते थे, मैक्सिमम लोग रूरल एरियाज पे रहते थे, जो बच्चे पैदा होते थे वो कौन पैदा कराता था बच्चे को? बच्चे को जन्म कौन दिलाता था? दाई। आया दाई। कहाँ गई? नर्सिंग होम खोला उन्होंने। बोलिए, तो उस समय क्या था? प्रशांत, कुछ आइडिया है दादी नानी जी से? उस समय जो दाई होती थी, आया होती थी, जिसको हम लोग सॉफ्टिकेटेड वर्ड में कह सकते हैं नर्स आज के समय में, तो वो क्या करती थी, वो अपने ऊपर की पीढ़ी की मदर के साथ, दादी के साथ आती थी, और ये देखती थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है कैसे बच्चे को जन्म दिलाते थी। उसने अपनी ग्रैंड मदर से सीखा, मदर से सीखा, उसी तरह वो भी करने लगी। और अगर कोई टेक्निकल मैटर फंस गया तब, तो लोग बताते हैं कि जब ये छोटे से थे तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी। लोग बताते थे कि जब ये इनके मदर के एक बच्चे के जन्म के समय माँ भी मर गई थी, बेटा भी मर गया था, और बच भी जाते थे। तो वो क्या होते थे? अनुभवधारी, एक्सपीरियंस होल्डर। कारपेंटर, जो बढ़ई का काम करते थे, वो क्या था? पीढ़ी दर पीढ़ी। जो लोहे का काम करते थे, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी। और के साथ साथ 1872 में जो वकालत करते थे, वो कौन थे? जो जाके ब्रिटेन में बैरिस्टर का कोर्स कर लिए थे। 10th के बाद होता था, और केवल लंदन में पढ़ाई होती थी। जैसे नेहरू जी ने किया, गांधी जी ने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो ये लोग गए थे लंदन में, पढ़ के आए थे बैरिस्टर का कोर्स। उसमें कोई ना एडवोकेट ना कुछ। तो जो बैरिस्टर के साथ रहता था उसको कहा जाता था मुख्तार। तो वो व्यक्ति क्या करता था कि जितने भी तहसील वगैरह के काम होते थे सब करता था। वो भी क्या होता था? लॉ ग्रेजुएट होता था। वो लॉ ग्रेजुएट होता था LLB पास? नहीं। उसने क्या किया, बैरिस्टर के साथ रहते या कोई सीनियर के साथ रहते सीख गया कि कैसे तहसील वगैरह का काम होता है, कोर्ट में कैसे काम होता है, काम करने लगा। ठीक। फिर जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो धीरे धीरे हम लोगों ने सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले। उसके पहले भी खुले थे काफ़ी, ब्रिटिश पीरियड में भी। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज खुला, पॉलीटेक्निक खुली, ढेर सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुलने लगे। और जब टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुले तो वहाँ से पढ़ पढ़ के लोग आए। जैसे आप लोगों ने क्या किया, किसी लॉ के यूनिवर्सिटी से ही तो लॉ किया है।
वो यूनिवर्सिटी आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज थी, आपको एलएलबी की डिग्री मिली, आपने लॉ की जानकारी सीखी, और आप देख रहे हो डे बाय डे लॉ कितना कठिन होता जा रहा है। एलएलबी करिए, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराइए, एआईबी का एग्ज़ाम निकालिए, और देखिए जुडिशरी में 2 साल 3 साल की बार बार बात चल रही है कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और हायर जुडिशियल में तो और बड़ा उन्होंने एक पत्थर खड़ा कर दिया, क्या कि 7 साल का तो एडवोकेसी होना ही चाहिए, प्लस 30 केस ले आओ। और कैसे 30 केस? जो आपके हो, जो आपके हो। तो जो इतना एक्सपीरियंस लेके जाएगा तब वो बनेगा एडीजे। अब वो विधि का विशेषज्ञ हो गया जो 7 साल का एडवोकेट रहा या 2 साल का एडवोकेट रहा। तो जब टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ढेर सारे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब निकल के आए, तो 2 तरह के अब एक्सपर्ट्स आ गए। एक एक्सपर्ट्स आ गए एक्सपीरियंस होल्डर, और एक एक्सपर्ट्स आ गए डिग्री होल्डर। एक हो गए डिग्री होल्डर और एक हो गए एक्सपीरियंस होल्डर। एक तरफ दाई आया, जो दाई आया थे क्या खत्म हो गए कि अभी है? अभी है कि ना? रूरल एरिया में है, रेयर केस बहुत कम है। बहुत कम रेयर केस। आशा बहु। आशा बहू, अच्छा। और शहर में आ गए, चलो, और शहरों में और जगह आ गई लेडी डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट आ गई। तो दोनों में क्या अंतर है? आया में और लेडी डॉक्टर में क्या अंतर है? लेडी डॉक्टर ने एक्सपीरियंस होल्डर वो पढ़ी लिखी है। आया को कुछ मालूम नहीं है, बस वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर काम करती है, मर गए तो मर गए। और जो लेडी डॉक्टर है वो किसी भी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस का कोर्स किए, एमएस की है, उसको सब मालूम है। जहाँ भी टेक्निकल देखती है, कोई मैटर डिफ़िकल्ट लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तुरंत कहता है भाई सर्जरी करेंगे, बचा ले जाता है पेशेंट को। ढेर सारे इंजीनियर आ गए, ऑटोमोबाइल के इंजीनियर आ गए। तो आज देखिए जो हम लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो उसको बनाने के लिए 2 तरह के हैं। एक तो ऑटो सेंटर है, सर्विस सेंटर है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है, उसके निगरानी में आपकी गाड़ी की सर्विसिंग होती है, ठीक। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक आपकी गाड़ी आपको हैंड ओवर नहीं करता, अगर आप सर्विस सेंटर से सर्विस को कराते हैं तो। और दूसरी गाड़ी आप कहाँ से बनवाते हैं? सड़क के किनारे बैठे हुए कल्लू लाल से। क्यों भाई काशी लाल जी, गाड़ी वाड़ी कहाँ बनवाते हैं? सड़क पर बैठे हैं कल्लू लाल जी। कल्लू जरा सर्विसिंग कर दो भाई, बहुत दिन हो गया। हाँ ठीक। और वो क्या किया, क्या सर्विस किया? जो उसके उस्ताद ने यानी उसके सीनियर ने उसको सिखाया था कि देखो ये ठीक कर देना, इंजन में इंजन ऑयल डाल देना, ये कर देना, वो कर देना, ठीक कर दिए। वो आपको कोई सर्टिफिकेट देता है कि मैंने गाड़ी की सर्विस की है? दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, आपसे पूछा गया कि आपने सर्विस कराई थी, आपने कहा हाँ, एविडेंस दीजिए। तो क्या एविडेंस देंगे, क्या साक्ष्य देंगे? कुछ नहीं। अच्छा, जो आपको वो स्लिप बना के देता है कि ये बनाए हैं, वो आप भी नहीं पढ़ सकते। पता नहीं क्या क्या लिखता है, 30 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये। बोला वकील साहब 700 रुपये खर्च हुए। आपने कहा अरे कल्लू कुछ कम करो, कच्चा मालिक 600 दे दो, ठीक। ऐसे तुम 99% लोग। और अगर कोई कैजुअलिटी हुई, न कल्लू की एविडेंस लिया जाएगा, न आपकी एविडेंस लिया जाएगा, वो आपकी निग्जिलेंस मानी जाएगी, उपेक्षा मानी जाएगी, और सावधानी मानी जाएगी। एक्सीडेंट में आपने सर्विस सेंटर से कराया, तो जब सर्विस सेंटर से हम लोग कराते हैं तो सर्विस सेंटर वाला कोई हमको सर्टिफिकेट देता है कि नहीं देता? अपने सर्विस सेंटर की रसीद पर इस बात का आइडेंटिफिकेशन करता है ना कि इस नंबर की गाड़ी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हमारे यहाँ सर्विस हुई
और ये पार्ट्स बदले गए, ये आयल बदला गया, उसके सिग्नेचर रहते कि नहीं रहते? रहते हैं। रहते। अब आज से समझ लो कि आपको किससे गाड़ी सर्विस कराना है। ठीक, तो दो प्रकार के एक्सपर्ट्स हो गए। जैसे गोल्ड स्मिथ, सोनार। एक सोनार क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। आप कहते हो ये सोनार हमारा जो है बहुत पुराना है, इसके बाबा भी हमारा काम करते थे, लड़का भी करता था, और वो डे बाय डे क्यों इतना अमीर हो गया? एक मकान से 2 मकान, 2 मकान से 3 मकान, 3 मकान से 4 मकान, शेयर मार्केट में भी लगा दिया है, 4-5 किलो सोना भी खरीद के अपने तिजोरी में रखा है। कहाँ से आया? कभी आइडिया है आप लोग को? आप लोग लेडीज़ ऑर्नामेंट्स लेते हो, तो ऑर्नामेंट्स का वो कैसे पैसा लेता है? जो 10 ग्राम पे सोना आपको देता है, तो कितने कैरेट का पैसा लेता है आपसे? बताइए किलर जी, बॉम्बे में कितना पैसा लेता है आपसे? सर 22 कैरेट का। 22 कैरेट का। और देता है कितने कैरेट का बना के? 18। 18 का। 18 का तो कहता है, और देता है 16 का। 16 कैरेट सोना लगाया, 22 कैरेट का पैसा लिया आपसे। 22। अच्छा, आप जब रिटर्न करने गए तो 22 कैरेट का पैसा देगा आपको? बोलेगा नहीं, कापर को भी काटना है। अरे तुम्हें तो कापर दिए थे। आज तक न सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL हुई, न हाई कोर्ट में PIL हुई इस बात को कि तुम्हें तो हमको कापर दिए थे 22 कैरेट में, और अब तुमको हम उसमें हमसे लिए थे कितना? 22 कैरेट का। और आज हम बेचने जा रहे हैं तो बोल रहा है भाई देखिए ऐसा है, 18 कैरेट का सोना, इतना आपका वो, और ये 10 ग्राम का था, अब घिस के ये 8 ग्राम हो गया, और भी उसमें डिडक्शन हो गया। और कहीं आपने कहा जरा इसकी सफाई कर दो, तो देखो एक ठो एसिड रखा रहता है, उसमें डुबो देता है, और डुबो के आपको दे दिया, एकदम शाइनिंग आ गई, आप बड़े खुश। पता चला और आधा ग्राम आपका खा गया वो। और जब रात होती है ना तो उसका एसिड से निकालता है, तो 1-2 ग्राम सोना उसका निकल जाता है। ठीक, एक तो ये हो गए। और दूसरे क्या है? हाल मार्क वाले, जो तनिष्क होते हैं, जिनका हाल मार्क होता है, सोना की प्योरिटी है, आप जितने में दोगे उतने में आपका ले लेंगे उस करेंट रेट पर, कोई डिडक्शन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं। तो अब देखिए दो प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं, एक है कौन? एक्सपीरियंस होल्डर, और एक है डिग्री होल्डर। जैसे वकील साहब हैं, मुंशी जी हैं, तो मुंशी जी क्या हैं? डिग्री होल्डर कि एक्सपीरियंस होल्डर? एक्सपीरियंस होल्डर। वकील साहब डिग्री डिग्री होल्डर। लेकिन मैक्सिमम काम तो मुंशी जी करते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है करते करते। तो वकील साहब को तो एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे कंपाउंडर होता है, डॉक्टर होता है, इंजेक्शन कौन लगाता है? कंपाउंडर। कंपाउंडर। तो दो प्रकार के हैं। ठीक है, तो चलो ये बात आपके समझ में आ गई। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए एक्सपर्ट्स है कौन, हु इज़ एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट्स वो होता है जो किसी स्पेसिफिक नॉलेज को गेन किए रहता है, चाहे वो कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, चाहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी नॉलेज को गेन किए रहता है, और चाहे किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से वो क्या किया रहता है, एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स को किए रहता है। ठीक, जैसे सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर पॉलिटेक्निक के थ्रू भी बनते हैं, जिनको हम लोग जूनियर इंजीनियर कहते हैं। सिविल इंजीनियर बीटेक वाले भी बनते हैं, जिनको हम लोग बीटेक कहते हैं, एमटेक है। और एक होता है ट्रेडिशनल मिस्त्री, जो आपके मकानों को बनाता है। तो आज से 30-40 साल पहले मकान कौन बनाते थे? आज से 30-40 साल पहले एक्सपीरियंस होल्डर बना। आपने मिस्त्री को बुलाया, बोला कि ऐसा 3 कमरा बनाना है, 4 कमरा बनाना है। उसने क्या किया? जितना उसकी अपनी नॉलेज थी उसी के अनुसार बना दिया। और आप कहते थे कि भाई पीछे वाले कमरे में लाइट नहीं आती, रोशनी नहीं आती, हवा नहीं आती।
आज जो सिविल इंजीनियर हैं आर्किटेक्ट के थ्रू बनाते हैं, देखते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 25 स्टोरी है, 30 स्टोरी है, 40 स्टोरी है, 10 स्टोरी है, सारा कमरा सारा फ्लैट एयर रहता है, हवा आती है, सारे में रोशनी आती है। क्यों? टेक्निकल होल्डर। कभी किसी मिस्त्री ने अपने नाले से 8 स्टोरी 10 स्टोरी की बिल्डिंग बनाया? ना बना सकता है, क्योंकि जो सिविल इंजीनियर होते हैं बाकायदा कंप्यूटर पे अपने उस पे लोड देखते हैं कि बिल्डिंग पर कितना लोड पड़ रहा है, कितनी सरिया लगेगी, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सब उनको पढ़ाया जाता है। ठीक, तो 2 प्रकार के एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, अब आता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं इनकी ओपिनियन की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर डिग्री होल्डर ने भी दिया है ओपिनियन और एक्सपीरियंस होल्डर ने भी दिया है, अनुभवधारी ने भी कोई विशेषज्ञ की राय दिया है और डिग्रीधारी ने भी विशेषज्ञ की राय दिया, और दोनों की राय अगर समान तब तो कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों की राय में अंतर डिफरेंसेस, तब दोनों की ओपिनियन में डिफरेंसेस है, तब क्या होगा? जो डिग्री होल्डर है उनकी राय क्या होगी? प्रिवेल करेगी, प्रभावी होगी, वरीयता प्राप्त करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? प्रिस्क्राइब्ड कोर्स किया हुआ है किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। ठीक, तो ये किन किन मैटर पर एक्सपर्ट्स आते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन किन किन मैटर पर लिया जाता है, तो इसका जिक्र सेक्शन 45 में किया गया है, 45 में। पहला है फॉरेन लॉ, विदेशी विधि। विदेशी विधि, जैसे आप लोग जुडिशल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन से लॉ को पढ़ रहे हैं? इंडिया के लॉ को तो पढ़ रहे हैं। आपके कोर्स में कोई फॉरेन लॉ है? आप लोग के सिविल जज में, एपीओ में, हायर जुडिशियल में कोई फॉरेन लॉ का पेपर है? नहीं सर। यूएस का, यूके का, रसिया का, जापान का कोई लॉ पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते, ना आपके कोर्स में ना आप पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मजिस्ट्रेट के पास, कोई सिविल जज के पास, कोई एडीजे के पास, कोई डिस्ट्रिक्ट जज के पास, कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कोई ऐसा मैटर आता है जो फॉरेन लॉ से जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान रखो आप लोग, 2 प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल लॉ और एक होता है म्युनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन लॉ। ठीक, म्युनिसिपल लॉ का मतलब होता है देश के कंट्री के अंतर्गत जितने भी लॉ हम लोग पढ़ते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, उसको कहते हैं म्युनिसिपल लॉ। म्युनिसिपल लॉ को हिंदी में कहते हैं देशी विधि। तो 2 प्रकार के लॉ है, एक इंटरनेशनल लॉ है और एक होता है म्युनिसिपल लॉ। ठीक, तो फॉरेन लॉ का हम लोग को मैटर नहीं मालूम है। अब आता है कि अगर किसी कोर्ट के सामने साइंस से जुड़ा कोई मैटर जाता है, विज्ञान से जुड़ा कोई मैटर जाता है, तो जो जज साहब है वो साइंस के एक्सपर्ट है? नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपने बीएससी किया, एमएससी किया, तब लॉ किया और जज बन गए। एमएससी होने के बाद, जज बनने के बाद क्या आप साइंस के एक्सपर्ट माने जाएंगे? नो। नहीं सर। क्यों? क्यों? क्योंकि हम वहाँ जज का कोर्स। आपका एग्जाम जज लिया भी- गया है एलएलबी के बेसिस पर, आपके जो क्वालिफिकेशन थी वो लॉ। जज कभी भी अपनी ध्यान रखिए, पर्सनल ओपिनियन को कोर्ट में नहीं रख सकता। कोर्ट में पर्सनल ओपिनियन नहीं रख सकते। अब आर्ट्स का मैटर है, कला का, ये इसके भी क्या होते हैं? जज एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे ये मुगल पीरियड की क्या नाम है, कोई आर्ट्स का मैटर है, या ये गुप्त पीरियड का है, ये मौर्य पीरियड का है, या हर्षवर्धन के पीरियड का है, ये ब्रिटिश पीरियड का है। तो जो हमारी आर्ट्स है उस पर अगर कभी कोई मैटर आता है तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाती है। आप देखते हो ज्ञान वापी पर किसकी रिपोर्ट ली गई है? एएसआई की ली गई है ना, सर्वे कराया गया है ना। जी सर, एक्सपर्ट का। क्या बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज ने बिना सर्वे के ऑर्डर कर दिए?
वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज ने जो ऑर्डर किया है वो सर्वे के आधार पर किया है कि बिना सर्वे के किया है? सर्वे के आधार पर सर। सर्वे के आधार पर, और कर भी नहीं सकते बिना सर्वे के। ठीक, फिर इसके बाद हैंड राइटिंग। अगर कोर्ट में कोई हैंड राइटिंग से रिलेटेड मैटर आता है कि ये सिग्नेचर किसका है, तो क्या जज साहब मिला के अपना डिसीजन दे देंगे? नो, नो। जज साहब का मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी जो मैटर को सुन रहा है, जिसके कोर्ट में मैटर चल रहा है, क्या वो जज साहब हैंड राइटिंग पे मैटर पर अपना डिसीजन दे सकते हैं बिना एक्सपर्ट्स के? नो, Yes. जी नो, क्योंकि वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नहीं है। फिंगरप्रिंट, उंगलियों के निशान, उसके भी नहीं। या और कोई टेक्निकल मैटर आ गया, तब ये कहा गया कि अगर ऐसे मैटर आते जिसका कि जिक्र सेक्शन 45 में किया गया, तो जज साहब को बोला गया है कि आप एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लीजिए। एक्सपर्ट्स की, देखिए ध्यान रखिएगा, जो एक्सपर्ट्स हैं प्रेजेंट टाइम में, अब एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा डिग्री होल्डर। अगर कोई डॉक्टर की ओपिनियन लेना है तो जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, उनसे ओपिनियन ली जाएगी, दाई फाई से नहीं ली जाएगी, अब खत्म। ठीक, इसी प्रकार हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाएगी। ठीक, एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दे दिया, फॉरेन लॉ पर, साइंस के मैटर पर, आर्ट्स के मैटर पर, हैंड राइटिंग के मैटर पर, फिंगरप्रिंट के मैटर पर, या किसी टेक्निकल मैटर पर, तो क्या कोर्ट उसको मानने के लिए बाउंड है? जो No. भी एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है, क्या वो एडमिसिबल होती है, ग्राह्य होती है, कोर्ट मानने के लिए बाध्य होती है? नो सर। बोलिए, जरा सोचिए, आप लोग बताइए। नहीं सर, नहीं। क्यों इतने बड़े डॉक्टर ने दिया, इतने बड़े साइंटिस्ट ने दिया, क्यों नहीं एडमिसिबल है? इसके देखो दो रीज़न है। पहली बात, शुरू में आप लोग को बताया गया सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 45 में 55 6 से लेके 55 में जितनी भी सेक्शन है वो केवल रिलेवेंट है। और ये मैटर किस सेक्शन में आती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? 45 में। 40। तो पहला तो यही क्लियर है कि ये रिलेवेंट है। दूसरा, इसको क्यों 45 में यानी कि रिलेवेंट में ही रखा गया है? देखो, इसका रीज़न क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होता कौन है? ह्यूमन बीइंग, एक मानव ही तो होता है। जी हम लोग जो मानव होते हैं, हम लोग से दो प्रकार की मिस्टेक होती है। एक, हम लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं, एक हम लोग भूलवश झूठ बोलते हैं, गलती से झूठ निकल जाता है। अगर एक्सपर्ट्स ने भूल कर दिया ओपिनियन देने में और कोर्ट उसको एडमिसिबल मान ली, तब तो सही है? गलत हो जाता गलत है। और ये ध्यान रखना, कभी भी कोर्ट में न्याय नहीं पराजित, जस्टिस कभी भी पराजित नहीं होता है। न्याय नहीं पराजित होता, पराजित होते पक्षकार, पार्टीज, प्लेंटिफ हारा, डिफेंडेंट हारा, लॉ नहीं कभी हारती। तो ये कहा गया कि जो ओपिनियन दी जाएगी, चाहे वो जानबूझकर गलती कर सकता है, हो सकता है एक्सपर्ट्स अपोजिट पार्टी से मिल गया, पैसे ले लिया, अपोजिट पार्टी ने उसको डरा धमका दिया, तो अब तुम उससे मिल भी तो सकता है ना। तो ये कहा गया कि ये होगी केवल क्या? रिलेवेंट। अब ये रिलेवेंसी जो उसने दिया है एडमिसिबिलिटी में कैसे बदलेगा? देखो, जैसे अभी आप लोगों ने देखा बिहार का फ्लोर टेस्ट था, तो बिहार के फ्लोर टेस्ट में रविशंकर जी, नीतीश कुमार जी कितने वोट पाए? सर 129 नीतीश कुमार, 122 तेजस्वी। तो 129 उनके पास थे
नहीं थे नो। आरजेडी के 3 गए, जी, 3 बागी अब हो गए। समझ लो आप। तो जैसे फ्लोर टेस्ट में आपने देखा कि 3 आरजेडी के दे दिए उनके समर्थन में, अब जा तो एक 3 इसलिए जा नहीं सकते कि एंटी डिफेक्शन बिल लग जाएगा, दल बदल विरोधी कानून, उनकी एमएलए शिप चली जाएगी। तो नीतीश बाबू ने कहा होगा तुमको किसी आयोग में रख दिया जाएगा, मजा काटना। ठीक, तो इसी प्रकार एक्सपर्ट्स होते हैं। अब ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन कैसे बनेगी एडमिसिबल? तो जो एक्सपर्ट लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, जो रिलेवेंट होता है, जब उनकी रिपोर्ट आ जाती है, केस स्टार्ट हो जाता है, तो केस में एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। केस में जिस एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दिया है, जिसको रिलेवेंसी फिक्स की गई, उनको बुलाया जाता है। और बुलाने पर उनकी मेमोरी को रिफ्रेश किया जाता है, स्मृति ताज़ा करना। सेक्शन 159, 160, 161 इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 159, 160, 161 में जो एक्सपर्ट्स आते हैं, उनको उनके द्वारा तैयार किए गए प्रीवियस स्टेटमेंट की कॉपी दिखाई जाती है। बैलिस्टिक वाले को बैलिस्टिक की कॉपी, ठीक, पोस्टमार्टम वाले को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कि आप देख लीजिए। तब आपका कोर्ट के सामने एग्जामिनेशन होगा। अपोजिट पार्टी का एडवोकेट आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। ठीक, अगर एक्सपर्ट्स कहता है कि मुझे मेरी प्रोफेशनल बुक दिखाई जाए, पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर कहता है कि मुझे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस दिखाया जाए, बैलिस्टिक वाला कहता है मुझे आर्म्स एक्ट दिखाया जाए, तो दिखाया जाएगा। ये कहा जाता है आप अपनी मेमोरी को क्या करो, रिफ्रेश कर लो। इसका रीज़न क्या है? एक एक्सपर्ट्स अपने डेली की रूटीन में सर्विस आवर में अनेकों केसों में ओपिनियन देता है। जैसे पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर एक दिन में हो सकता है उसने 8 रिपोर्ट तैयार किया, 10 रिपोर्ट तैयार किए, 2 रिपोर्ट तैयार किए। तो जब 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर के बाद वो केस रीओपन होता है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, तो क्या उसे याद रहता है कि मैंने किस केस में क्या ओपिनियन दिया था? नहीं याद। नहीं सर। नहीं, याद नहीं रहता सर। अच्छा, और कहे कोर्ट में उसने कुछ बोला और उसकी रिपोर्ट में कुछ और था, तब तो गया एक्सपर्ट दोनों काम से। कंट्राडिक्शन हो जाएगा। कंट्राडिक्शन है, प्रोसिक्यूशन का केस डैमेज हो। डैमेज हो जाएगा, हार जाएगा, और कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले लेगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस बनाया गया है कि उसकी मेमोरी को रिफ्रेश कर लिया जाए। जब उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है तो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट को यह कहा गया है, आप चाहो तो आप भी क्या करो, इनके द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट को देख लो, आप भी चाहो तो प्रोफेशनल बुक को देख लो, मतलब आप भी बिल्कुल रेडी हो जाओ इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। फिर वो जो एक्सपर्ट्स आते हैं विटनेस बॉक्स में, उनका अपोजिट पार्टी के एडवोकेट, अपोजिट का मतलब एक्यूज का एडवोकेट, क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। कोई व्यक्ति सच्चा है कि झूठा है, कोर्ट में उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है? केवल एक तरीका है, क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में भी चाहो तो बड़े आराम से पता लगा सकते हो कि आपके सामने कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। ज़्यादा नहीं 10 उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, कहाँ थे, कितने बजे का बात है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, ऐसे पूछो आप इंटोग्रेटिव फॉर्म में, क्या कौन कहाँ, तो तुरंत सब पका जाएगा और पकड़ में आ जाएगा। तो अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन में टूटता नहीं है, एक्सपर्ट टूटता नहीं है, बना रहता है, कोई ऐसी बात नहीं बोलता जो उसने अपने ओपिनियन में नहीं दिया है या ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं बोलता है, तब जो ट्रायल कोर्ट होती है एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को एडमिसिबल मान लेती है। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन एडमिसिबल होने का मतलब होता है कि प्रोसिक्यूशन का केस बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट्स ओपिनियन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय। इसमें ट्रायल कोर्ट बहुत ही फूंक फूंक के एक एक कदम को आगे बढ़ाता है, बहुत सोच सोच के। ट्रायल कोर्ट को यह भी अधिकार है कि अगर एक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ठीक नहीं लगती
तो आप दूसरे एक्सपर्ट्स को इंगेज कर दो, उससे मांग लो रिपोर्ट। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही एक्सपर्ट्स को आप मांगिए, अगर उसकी रिपोर्ट आपको प्रॉपर नहीं लगती तो आप किसी दूसरे एक्सपर्ट्स को वो मैटर रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू में ध्यान रखना है कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सेक्शन 45 में ओनली रिलेवेंट है, ओनली रिलेवेंट। ये रिलेवेंट एडमिसिबल कैसे बनती है? जब 159, 160, 161 में रिफ्रेशिंग मेमोरी करा ली जाती है तब। रिफ्रेशिंग मेमोरी के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर एक्सपर्ट नहीं टूटता है, बना रहता है, तब क्या होता है कि वो हो जाता है एडमिसिबल। अब समझ में आया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ एक्सपर्ट, तो सज्जाद क्या बताएंगे, एक्सपर्ट्स कौन है? अच्छा, जो किसी मामले का विशेष ज्ञान रखता हो और डिग्री होल्डर हो। नहीं, अनुभवधारी भी हो। अनुभवधारी ख़त्म थोड़ी नहीं किया गया है, उनको बस बी ग्रेड में रख दिया गया है। ए ग्रेड में रख दिया गया डिग्री होल्डर को, बी में उनको रख दिया गया। जैसे जल्लाद, जल्लाद वर्ड किसी सेक्शन में डिफाइन है? आईपीसी, सीआरपीसी, यूडीएस कहीं पर भी? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। तो ये है कौन? अनुभवधारी की डिग्रीधारी? अनुभवधारी है सर। अनुभव। एक्सपीरियंस। जल्लाद का कोई कोर्स और चलता है किसी यूनिवर्सिटी में जल्लाद बनने का? और नहीं सर। चलता है तो कोई लेगा भी नहीं एडमिशन। अगर आपका बेटा बेटी भाई बहन कोई कोर्स ज्वाइन कर ले जल्लाद बनने का, कोई पूछा आपका छोटा वाला क्या कर रहा है आजकल, तो आपने बताया जल्लाद का कोर्स कर रहा है। तो समझा सज्जाद? तो डियर ये भी तो डिग्री जी होल्डर सर। है, जल्लाद डिग्री होल्डर है, एक्सपीरियंस होल्डर है सर। एक्सपीरियंस होल्डर है। अच्छा, एक्सपीरियंस सीखा कैसे? अपने ये- परंपरागत ये से वंशानुगत। इंडिया में कितने जल्लाद हैं, कुछ आइडिया है आप लोग को? बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड। और जब फांसी देने के लिए किसी को इंगेज किया जाता है जल्लाद को, तो वो जल्लाद भले ही 4 लोग को फांसी दिया हो, 3 लोग को फांसी दिया हो या 2 लोग को दिया हो, 2 बार वो क्या करता है, ट्रायल लेता है। जितने वेट का अपराधी है उतने वेट की बोरी बालू भर के लटकाई जाती है, फिर वही लटकाता है। ठीक है ना? फिर बोरी का मतलब पूरा उस एक्यूज पर्सन का, यानी जो कन्विक्टेड पर्सन जिसको फांसी पे चढ़ाना है, 2 बार वो ट्रायल लेता है, ताकि ऐन मौके पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो आप लोग ये मत कहना कि केवल डिग्री होल्डर ही क्या होते हैं, विशेषज्ञ। अदरवाइज तुरंत सामने वाला कहेगा जल्लाद किस सेक्शन में है, या जल्लाद का कोई कोर्स चलता हो बताइए, तो फंस जाएंगे। केवल आईपीसी के सेक्शन नंबर 78 क्या कहती है? केवल 78 कहती है कि कोर्ट के ऑर्डर को जो कंप्लायंस करेगा, कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लायंस करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दंड नहीं दिए जाएंगे। 77 कहता है कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर किया जाता है उसके लिए जजेस को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर एक्स नामक जज ने वाई नामक व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाने का आदेश दिया, वाई को, और जेड नामक जल्लाद ने चढ़ा दिया, तो एक्स नामक जज साहब को जो छूट मिली हुई है वो सेक्शन 77 में, जेड नामक जल्लाद को जो छूट मिली है वो 78 में मिली हुई है। बस, बाकी कहीं पर भी जल्लाद को डिफाइन नहीं कि ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। जैसे लेबर, जो लेबर का काम करते हैं वो डिग्री होल्डर है या एक्सपीरियंस होल्डर? एक्सपीरियंस होल्डर। एक्सपीरियंस होल्डर। लेबर का तो कोई डिप्लोमा होता नहीं, अरे कोर्स होता नहीं मजदूर बनने का। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है। ये अलग बात है कि बीटेक वाले को नौकरी नहीं मिले, वो भी डाल दिया फॉर्म। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि बीटेक वाला जा रहा है खलासी बनने रेलवे में, और जबकि उसका रेलवे वाले उसको लेते भी नहीं, कहते रुकेगा नहीं।
ये बीटेक किया, इसको खलासी बना देना। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या भाई पाठक जी, आजकल आपका नेट क्या दिक्कत कर रहा है क्या? चलो, दिक्कत होता है, पर बैठ के पढ़ रहा है। अच्छा, तो ये ध्यान रखिएगा कि आज के डेट में भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिग्री होल्डर नंबर 1 पर है, और जो क्या नाम है एक्सपीरियंस होल्डर, वो आज भी उनका एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि उनका एग्जिस्टेंस, बहुत से ऐसे फील्ड है जहाँ पर ज़रूरत किसकी पड़ती है, एक्सपीरियंस होल्डर की। ठीक है, एक तो ये आप लोग तैयार रखना। देखो, दूसरी चीज़ है कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट है जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको एडमिसिबल करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको ग्राह्य बनवाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 56, 57, 58, ऐसे कौन कौन से फैक्ट है जिसको देने के बाद न तो कोर्ट आपसे प्रूफ मांगेगी और ना आप प्रूफ दोगे। ठीक, और वो देने के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है एडमिसिबल, ग्राह्य। तो इसमें देखो क्या क्या है, 56, 57, 57, 3 है, 56, 57, 58। इनको बोलते हैं जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस, जुडिशियल नोटिस उसको कहते हैं जिस चीज़ की जानकारी कोर्ट को रहती है, जिस फैक्ट की जानकारी कोर्ट को रहती है, कोर्ट उस फैक्ट पर कभी भी किसी भी पार्टी से कोई भी एविडेंस या प्रूफ नहीं मांगेगा। जैसे फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूफ। न्यायालय के नॉलेज में आने जो भी फैक्ट हैं उसके लिए कभी भी न्यायालय क्या करेगा, साक्ष्य नहीं मांगेगा। जैसे भारत के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कोर्ट ने कहा प्रूफ करिए। मैटर अगर आ गया ऐसे प्रेसिडेंट के नाम के बारे के लेके, तो ट्रायल कोर्ट ने आपसे कहा प्रूफ करिए कि इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं। कोर्ट मांग सकता है आपसे प्रूफ? नहीं सर। नहीं सर। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए कि सार्वजनिक है, सभी लोगों को जानकारी है कि भारत के प्रेसिडेंट जैसा द्रौपदी बोले मुर्मू भाई हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हमको नहीं पता चला। देखो, जब कभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कोई बैठता है तो उसका गजट पे प्रकाशन होता है। अभी आप लोग की आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस रिप्लेस की गई, सबसे पहले गजट में निकाला गया। सबसे पहले जैसे प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया, गजट में हो चुका है, डेट ऑफ एडॉप्शन हो चुका है, बस डेट ऑफ इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। ग्रहण कर लिया है, राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है, केवल अब ज़रूरत किसकी है, प्रवर्तन की, इन्फोर्स की। जिस दिन इन्फोर्स हो जाएगा, ख़त्म आपकी आईपीसी। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो गजट में निकाली जाती हैं। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जजेस बनते हैं, ठीक है, गवर्नर बनते हैं, तो उसका सबसे पहले गजट में प्रकाशन होता है। आप सिविल जज बनेंगे, आप एपीओ बनेंगे, आप एचजीएस बनेंगे, आपका नाम सबसे पहले गजट में निकलेगा। इसीलिए आप हैं गस्टेड ऑफिसर्स। अभी बिहार में जो लोग एपीओ हुए हैं उनका लेटर आया इस बात के लिए कि आप लोग इस डेट को अपना डॉक्यूमेंट फाइनल कराइए। तो उसमें लेटर क्या था, अभी 2 स्टूडेंट ने भेजा था, महामहिम राज्यपाल की सहर्ष स्वीकृति से श्री ये सहायक अभियोजन अधिकारी बिहार गृह मंत्रालय में नियुक्त किए जाते हैं, अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र इतने तारीख को आके दिखाएं। महामहिम राज्यपाल की सहर्ष स्वीकृति। जब लेटर हाथ में मिलता है ना, 2-3 घंटा देखने छूटता नहीं हाथ से, अरे वाह गवर्नर का लेटर आया। तो आप कहलाते हो गस्टेड ऑफिसर्स, इसी को गस्टेड ऑफिसर्स कहते हैं। तो जितने भी क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हो, चाहे जुडिशल ऑफिसर्स हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट के हो, जितने आईएएस ऑफिस, सबका गजट में नाम निकलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का गजट में नाम निकलता है। और सिविल जज जूनियर डिवीजन से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को लाइब्रेरी का अलाउंस मिलता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन को 50,000 रुपया एनम मिलता है। लाइब्रेरी मेंटेन करिए, सारा गजट मंगाइए, सारा एआईआर मंगाइए,
जितना न्यूज़पेपर मंगाना हो। और आज आप पटना में पोस्टेड हो, कल ट्रांसफ़र होगा, सब छोड़ के जाना यहीं पर, सब छोड़ के जाना है। सोफ़ा, फ्रिज, टीवी सब छोड़ के जाना है, किचन के सब। और जहाँ जाओगे ट्रांसफ़र वहाँ सब मिल जाएगा। तो 50,000 आपको काहे लिए दिया गया है? लाइब्रेरी के लिए ना। अब आप कह रहे हो कि प्रूफ करो कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, इसीलिए। तो दो चीज़ें हैं कि जो चीज़ें कोर्ट की कॉग्निजेंस में होती हैं उसको बोलते हैं जुडिशियल नोटिस। सेक्शन 56 कहती है जुडिशियल नोटिस क्या है। जुडिशियल नोटिस ऐसी नोटिस है जिसकी फैक्ट्स के बारे में जानकारी कोर्ट को होती है। तो जिस चीज़ को कोर्ट की जानकारी है, कोर्ट उस पर एविडेंस मांगेगा, साक्ष्य मांगेगा, प्रमाण मांगेगा। बोलिए। नहीं सर। नहीं मांगेंगे सर। ना मांगेगा ना आप दोगे। ध्यान रखें, ना मांगेगा, और मांगेगा तो आप दोगे नहीं। अब अगर आप वो मांगता है आप नहीं देते हो, केस खारिज करता है, तो 2 मिनट के अंदर उसकी अपील हो जाएगी और वो जज साहब गए काम से, सस्पेंड हो जाएगा सर। गए काम से। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे तो इनकॉम्पिटेंसी, हटने का तरीका, हटा दिए जाएंगे। और कहीं लोअर जुडिशरी गए तो लोअर जुडिशरी में जब कभी झाड़ू लगती है तो कम से कम 50-60 जज ट्रांसफर वो होते हैं सस्पेंड, 1-2 तो नहीं होते। हर स्टेट में बहुत तगड़ी झाड़ू लगती है हर 5-6 साल में। जितने भी कमज़ोर मस्तिष्क वाले जज हैं सबको हटा दिया जाता है। अब आता है वो कौन कौन से फैक्ट है, लिस्ट कौन सी है, जुडिशियल नोटिस की लिस्ट क्या है। ये है सेक्शन नंबर 57। प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल नोटिस को बोला गया है 56 में, और 57 में कहा गया है लिस्ट ऑफ द जुडिशियल नोटिस। इसमें क्या है, जितने भी इंडिया में लॉ इन फोर्स है, मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉज, फैमिली लॉ, सब की जानकारी जज को होनी चाहिए। कोई जज साहब नहीं कहेंगे अरे मेजर एक्ट में ऐसा कहा गया है, अगर चौंक गए तब। अगर जज साहब आपने बताया और जज साहब चौंक गए, नहीं माने, तो गए जज साहब, आप नहीं जाओगे, जज साहब गए। जैसे 82 क्या कहता है आईपीसी का, आईपीसी का 82, बिलो 7 ईयर चाइल्ड इज डोली इन कैपेक्स, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपराध करने में अच्छा। ये किस में कहा गया है? 82 आईपीसी सर। आईपीसी में। अगर 6 साल का बच्चा, 6.5 साल, बिलो 7, टिकट लेके रेलवे में जर्नी कर रहा है, तो उसे उतार दिया जाएगा कि वो जर्नी करेगा? जर्नी करेगा। करेगा सर जरूर। फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूवमेंट। अच्छा, बिना टिकट कर रहा है तब छोड़ दिया जाएगा कि पकड़ा जाएगा? छोड़ दिया। 82 का लाभ मिलेगा सर। 82 आईपीसी कहती है, रेलवे एक्ट के लिए तो रेलवे एक्ट है। रेलवे एक्ट पर तो आईपीसी लागू ही नहीं होती, उसके लिए तो रेलवे एक्ट बना हुआ है अलग से। पकड़ा जाएगा सर, तो ये कहा जाएगा उसका चालान होगा और उसको भेज दिया जाएगा बाल सुधार गृह, रिफॉर्मेटिव सेंटर। अब अगर कोई जज साहब चौंक गए, अरे रेलवे एक्ट में ऐसा, तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे जजेस को जितने भी लॉ हैं सब, तो जजेस का ये कहना था इतने लॉ डेवलप होते कैसे हम लोग जाने। तब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल जजेस का रिफ्रेशर कोर्स होगा। एमपी वालों का भोपाल में होता है, यूपी वालों का लखनऊ में होता है, रिफ्रेशर कोर्स होता है जिसमें एक्सपर्ट्स लोग जाते हैं, उनको रिफ्रेश करते हैं और वो अपने फिर उसको नॉलेज को बढ़ाते हैं। जैसे कोविड के पहले आरपीएफ एकेडमी हम ही जाते थे लखनऊ रिफ्रेशर कोर्स देने, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्वेरीज होती है वो आप बताइए, जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ उनको अपडेट करिए, तो इनको लोग के लिए रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाता है। अब आता है 58, इसका ऑन है भाई, उसको ऑफ करिए, आवाज़ आ रही है, रामेंद्र करिए। देखिए अब आता है कि अगर किसी भी पार्टीज़ ने, खासकर सिविल केसेस में पार्टीज़ के नाम होते हैं प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, वादी बनाम प्रतिवादी।
प्लेंटिफ ने अंडर सेक्शन 17 में किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया। 17 में स्वीकृति होती है, ठीक। तो ये कहा गया अगर उसने स्वीकार कर लिया उस फैक्ट को तो उसे साबित करने के लिए कहा जाएगा, फिर उसे कहा जाएगा कि जो आपने स्वीकार किया इसको साबित करिए। नो, नहीं सर। नहीं नो सर। क्यों? सेक्शन क्योंकि 31 क्या कहती है? 31 17 के बाद 31 क्या कहती है? 31 बताइए क्या कहते हैं? वो दिन पढ़ाए तो थे ना आप लोग को। सर वो निश्चायक सबूत नहीं है पर विबंध कर विबंध सकते है ना? हैं स्टॉपेल के बाद। जी स्टॉप सर। तो एक तरफ तो आप जी कहते हो कि आप अपनी बात को बदल नहीं सकते, तो जी जब सर। अपने बात को नहीं बदल सकते तो हमसे प्रूफ क्यों मांग रहे हो? ध्यान से सुनिए, सेक्शन नंबर 17 कहता है कि सिविल केसेस में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या प्लेंटिफ के एडवोकेट या डिफेंडेंट के एडवोकेट या प्लेंटिफ के लीगल हेयर्स या डिफेंडेंट के लीगल हेयर्स या प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वादी या प्रतिवादी, वादी के अधिवक्ता, प्रतिवादी के अधिवक्ता, वादी के विधिक प्रतिनिधि, प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि, ये लोग स्वीकृति कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं? नो कर सकते सर। हैं। ये हो गई 17। 31 कहता है कि जो एडमिशन होता है वो स्टॉपेल को लागू करता है, यानी कि अगर प्लेंटिफ की ओर से या डिफेंडेंट की ओर से किसी भी फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है तो वो क्या है? स्टॉपेल। अब आप बदल नहीं सकते। तो इसी चीज़ को 58 में कहा जाता है, जब वो बदल नहीं सकता तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो एडमिशन किया है उसको प्रूफ करिए। उस फैक्ट को हमको प्रूफ करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये 3 सेक्शन है, 56, 57, 50। 100% ये एग्ज़ाम में आता है, 100% एग्ज़ाम में आएगा। जहाँ पर एविडेंस एक्ट आएगा वहाँ पे ये आएगा। तो आप लोग इसको याद रखना कि जुडिशियल नोटिस है 56 में, जुडिशियल नोटिस की लिस्ट 57 में है। जो फैक्ट को एडमिट कर लिया गया उस फैक्ट पर कोई भी आगे प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, इसको कहा गया 58 में। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो। सर सेक्शन 159 विटनेस भी यूज कर सकता है या सिर्फ एक्सपर्ट यूज? इनफॉर्मल देखो, जो विटनेस होता है उसने तो आंखों से देखा है, कानों से सुना है। जैसे सज्जाद, आप कोई मूवी देखते हो तो 2 साल बाद भी आप मूवी की बात को बता सकते हैं। बोलिए। यस सर। क्यों? क्योंकि देखने से याद हो जाता है। अच्छा, और जो LLB पढ़े वो क्यों भूल गए? वो तो 15 दिन के बाद भूल गए। 2 साल पहले जो आपने LLB में पढ़ा सब याद है? ऐसा क्यों है कि नहीं याद है? इसका देखो रीज़न है। जब आप मूवी देखने जाते हो तो पहले तो माइंड मेकअप करते हो, ठीक ना, कि आज हमें ये मूवी देखना है। गए स्पेसिफिक प्लेस पर आप बैठे, थिएटर में, थिएटर को डार्क किया गया, आपको कंसंट्रेट कर दिया गया थिएटर के सामने पर्दे पर, और ऐसे एक एक मसाला आता रहा कि आप हिलने डुलने वाले नहीं थे। यहाँ तक कि बगल में अगर कोई बोलता है आप उसको रोक देते हो, शांत रहे भाई, देखने दीजिए मूवी। ठीक, तो जो मूवी की जितनी भी चीज़ें होती है 1/16 1/16 सेकेंड के रेशियो से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर वो स्टोर हो जाती है। जो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है 1/16 1/16 सेकेंड की रफ्तार से वो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड में हो गई। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इतनी अच्छी तरह उसको डिफाइन करके बताओगे कि चुलबुल पांडे ने ऐसा किया तो ये किया, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। चुलबुल पांडे एक चश्मा भी आपको नहीं देंगे। अब पढ़ाई करते समय ऐसा कंसंट्रेशन था, और कंसंट्रेशन जिस दिन आ जाएगा मूवी से ज़्यादा आपको याद रहेगा। टीचर को क्यों याद रहता है? हम लोग को क्या ज़रूरत है कि किताब देखने की?
इसका 2 रीज़न है। एक तो ये कि एक बार थारो स्टडी कर लिया गया, दूसरा क्या है, रिपीटिशन हो रहा है, आपको पढ़ा है, फिर एक बार एविडेंस एक्ट फिर आया, फिर एविडेंस एक्ट आया। तो जिस दिन आप 1/16 के रेशियो से पिट्यूटरी ग्लैंड में एविडेंस एक्ट को भर लोगे, आईपीसी भर लोगे, तो आपका नाम हो जाएगा जूरिस्टिक, विधि का विशेषज्ञ, विधि का विशेषज्ञ। कभी आपको जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ साहब से मिलने का मौका मिले, इतने जीनियस जज साहब है जिसकी कोई बात नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, प्लस बहुत ही गजब की उनकी नॉलेज है। उनके जजमेंट को कभी आप लोग फ्री होकर पढ़िएगा, क्या क्या बात को वो मेंशन करके जजमेंट देते हैं। हाईली जूरिस्टिक पर्सन भाई। एक तो पहला CGI है, इलाहाबाद में भी चीफ जस्टिस रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रहे वो काफ़ी दिनों तक। तो जिस दिन आपके अंदर वो बातें आ जाएगी, आप जूरिस्टिक हो जाओगे, तो आपको ये सिविल जज, ये DJ और ये सब लगेगा, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। अब आप समझ लो सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक, और कोई प्रॉब्लम किसी को? रामेंद्र समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और किसी नए स्टूडेंट को कोई दिक्कत, इश्यू लोधी? चलो, सज्जाद कोई दिक्कत आपको? नो सर, क्लियर। अब इसको आप लोग के देखो ड्यूटी है, सब लोग को बोल रहे हैं, इसको अभी वीडियो सुबह जाएगा या कल 11 बजे, आज नहीं जाएगा। अच्छा, क्योंकि आज कंप्यूटर पर कई काम होना है अभी। कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे 61, 62, 63, 64, 65 कंटेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके कंटेंट्स को कैसे प्रूफ किया जाए, दस्तावेज की कोई भी अंतर वस्तु को कैसे प्रूफ किया जाए। कल हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्राइमरी एविडेंस पढ़ेंगे और सेकेंडरी एविडेंस पढ़ेंगे। ठीक, चलो, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।